नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें करते हैं आपसे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो बातें जो कहीं और बिल्कुल नहीं होती हैं। मेहमानों साहब को मिलवा देता हूं। आज सबसे पहले हमारे साथ खास मेहमान डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद। आज बहुत बातें होनी सर जी, बुलडोजर योगी होनी भी चाहिए। आज पूरा जो है अनावरण होगा और जो काले बादल है छट गए हैं, इसलिए कोर्स ऑफ द इंटरेक्शन हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। काले बादल छट गए, आपने कहा, लोगों कहा ब्रेक लग गए, आप कह रहे काले बादल छट गए। आता हूं सर। जी जी जी। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ, उसके साथ बहुत सारा आपका। जैसा डीजीपी साहब ने अभी थोड़ा सा इशारा कर ही दिया, आपको क्या खबर है आज कि भाई योगी जी का बुलडोजर रुक गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही ब्रेक लगा दिया, हैंड ब्रेक खींच दिया, टाइम, अब बुलडोजर थम गया। योगी जी की, लोग कहने वाले कह रहे हैं, योगी जी की यूएसपी क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर। कैसे काबू किया? बुलडोजर। अब जब यूएसपी ही खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर योगी जी के कदम अपने आप थम गए। मतलब योगी जी, मतलब बेसिकली बुलडोजर नहीं, योगी जी को रोक दिया गया है आज। ये आज नैरेटिव है सर सब जगह। आप देखिए, बयान में लेकर के आया हूं किसने क्या क्या बोला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब ये बुलडोजर हमेशा के लिए गैरेज में पार्क हो गया। ओवैसी कह रहे हैं कि योगी सरकार मुसलमानों को अब टारगेट नहीं कर पाएगी। सबके निशाने पर योगी। जबकि आप इस बात पर गौर कीजिएगा, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ऐसा नहीं कि कोई योगी सरकार के खिलाफ गया होगा। इट इज अ बंच ऑफ पिटिशंस। उसमें दिल्ली के मामले भी हैं, राजस्थान का मामला भी है। केवल एक कोई योगी, केवल यूपी गवर्नमेंट के ऊपर फैसला नहीं आया, लेकिन सबके टारगेट पर योगी। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड की शुरुआत की थी योगी आदित्यनाथ ने। इसको लोग कहने लगे थे बाद में 2 मिनट जस्टिस। आपने अपराध अगर किया है तो उसका कोई दंड तो है। अगर अदालत से वो न्याय मिलने में किसी को बहुत वक्त लग रहा है, तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी इंसाफ दिया जा सकता है। और लोगों को तो इंसाफ ही चाहिए और कुछ नहीं। योगी जी, यही बात लोगों के मन में जो है योगी जी को बैठा गई। सर, इसी को क्लियर कर लें पहले, बुलडोजर रुक गया क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं सारी पुलिस लाइन में भी ताला लग जाएगा, AK-47 इंसास राइफलें, पिस्तौल, रिवॉल्वर में भी ताला लग जाएगा, तो लोगों के घर में दिवाली हो जाएगी। लोगों के जो लड्डू फूट रहे हैं, गली गली मिठाइयां बंटने लगी। क्यों? अपराधियों का जो संरक्षण दे रहे हैं और गलत चीजों के ऊपर जो पर्दा डालते हैं, उनको बहुत ही उनकी खुशी। लेकिन उनकी खुशी का पटाक्षेप तब होगा जब उनको मालूम होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसको सलाम करते हुए बड़ी विनम्रता के साथ वो दिशा निर्देश पहले से भी स्ट्रक्चर्ड हैं। और उन स्ट्रक्चर्ड तरीके के तौर तरीके से जब बुलडोजर चलाया जाता है, किसी एक केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इल्लीगल है, जहां कहा है, एक केस महाराजगंज का है जहां पर कहा कि ये इल्लीगल था, तो वहां पर कार्रवाई की बात की। लेकिन जो जनरल है, जो सैकड़ों बुलडोजर चले हैं, उसमें एक केस भी इल्लीगल है। आपको नोटिस देना, जिसने सारे अपील के चैनल्स एग्जॉस्ट कर लिए, जिसके ऊपर नोटिस चस्पा की गई, जिसको रिसीव कराया गया, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रक्चर कर दिया। पुलिस वो पवित्र विभाग है कि जहां पर अगर टीयर गैस भी चलाई जाती है, वाटर कैनन भी चलता है, तो तब भी चेतावनी 3 बार, एक बार नहीं 3 बार चेतावनी दी जाती है, तब टीयर गैस और वाटर कैनन चलती है। आप क्या समझते हैं कि बुलडोजर बिना चेतावनी के चल जाएगा? कोई अमानवीय सामंती पुलिस है? ये पुलिस मित्र है और वही चीज करती है जो जनहित में हो और पूरे लोक व्यवस्था को सुरक्षित करते हुए सबके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधारभूत दर्शन को लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन दुष्ट दलन एक यज्ञ है और दुष्ट दलन में यजमान प्रसन्न होता है, जो दर्शक हैं, जो सम्मिलित हैं पवित्र यज्ञ में वो, लेकिन जो दुष्टात्माएं हैं वो उसके ज्यादा बहुत आहत होती हैं। क्योंकि सरकार की अरबों रुपए की जमीन जिसे कब्जा हुआ है, तो कितनी पीड़ा होगी। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर की चीज जा रही है। देश की जो बेशकीमती जमीन है, सरकारी जमीनें हैं, रेलवे की, पुलिस की, फॉरेस्ट की, उन पे जो अतिक्रमण कराया था, उस पे जब पानी फिरेगा तो पीड़ा तो होगी ही। लेकिन वो पीड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा है साधुवाद सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया है। अब क्या चीज है? नोटिस की एक कॉपी डीएम को, वीडियोग्राफी, और इसके अलावा पीरियड ऑफ अपील 15 दिन का समय। ये क्या पहले नहीं दिया जाता था? पहले भी दिया जाता था। आप कह रहे हैं दुष्टों को पीड़ा तो अभी भी दी जाएगी, लेकिन वार्निंग के साथ। निश्चित। तो हमने आपसे कहा ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। अब मैं कुछ कहूं तो मुझे कोई मानेगा नहीं। हम तो वाटर कैनन भी चलाते हैं, हम तो जब टीयर गैस भी चलाते हैं तो 3 बार चेतावनी, एक बार नहीं 3 बार देते हैं। बुलडोजर तो बहुत बड़ा कदम है प्रशासनिक। तो आप क्या समझते बिना चेतावनी कर लेगा? हम क्यों अपने कैरियर को, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाएं? क्यों लगाएंगे? हम तो विधि सम्मत तरीके से चलेंगे और चल रहे हैं।
ये बात इस बार तो सब कुछ जैसे ज्यादातर जो ऑर्डर है वो तो अफसरों के ऊपर दिया है जी सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने। अफसर ने अगर ये नहीं इनका पालन नहीं किया इन गाइडलाइंस का तो भले अफसर से भरपाई करवानी पड़े लेकिन करवाएंगे। उनकी तनख्वाह से कराई जाएगी, होना भी चाहिए, बिल्कुल सही है। आपने कहा इससे इससे बुलडोजर तो नहीं रुक रहा, कम से कम जो डीपी साहब ने कहा। सर आप कैसे देख रहे हैं इस ऑर्डर को? क्या योगी जी के हाथ बांध दिए सुप्रीम कोर्ट ने? ऐसा है कि आप यूपी का अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1974 पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है और उस एक्ट में जो प्रोविजंस है, आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। कोई भी प्यूनिटिव एक्शन बिना नोटिस के हो ही नहीं सकता। इनकम टैक्स आपसे डिमांड करेगा टैक्स की तो पहले आपको नोटिस देगा, फिर आपको बताने का समय देगा कि आप अपना पक्ष रखिए। उसके बाद भी आपके पास अपील का भी समय होता है। इसी तरह से किसी भी आपकी बिजली काटी जाएगी तो पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई आया, आप सो के सुबह उठे, वो आया, वो बिजली काट रहा है, आपको कुछ पता नहीं। ऐसे दिखाया तो ऐसे ही जा रहा है कि अभी यहाँ कोई हत्या का आरोपी है, आज गोली चली, रात में उसके घर पे जाकर नोटिस लगा दिया, सुबह बुलडोजर ये दिया। एक पब्लिक परसेप्शन है जो बड़ा अच्छा परसेप्शन है। जनरली परसेप्शन जो नैरेटिव बनाया जाता है वो नुकसानदेह होता है, नुकसान पहुंचाने के लिए। कोई भी एक्शन, जो भी बुलडोजर चला है, जो आरोपी हैं उन पर मैं कह रहा हूं, ये कोई नहीं कह सकता कि उसको नोटिस नहीं दिया गया था, उसको अपनी बात कहने का समय नहीं दिया गया था, और उसको जो है मौका नहीं दिया गया था कि वो अपील कर सके। ये सब कुछ करने के बाद हुआ है। आप पूरा सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट उठाकर देख लीजिए, एक जगह यूपी गवर्नमेंट का नाम नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सवाल नहीं उठाया गया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है किसी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते। सरकार तो कह नहीं रही कि हमने आरोपी का घर गिराया। सरकार कह रही कि इन्होंने जो है अतिक्रमण किया था, इन्होंने नक्शा नहीं पास कराया, इन्होंने जो है सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया, इसलिए इनका घर गिरा दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वही सरकार ने किया है। मोटे तौर पर इन्हीं गाइडलाइंस का पालन हो ही रहा है, हो ही रहा था। अच्छा, वो एक दो अलग अलग राज्यों में हैं, एक दो केस ऐसे जो है उनको आप अपवाद के रूप में मान सकते हैं, जिनमें थोड़ा जल्दबाजी या ज़्यादा उत्साह में जो है वो कार्रवाई हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी कार्रवाई हुई है, एक जो डीजीपी साहब ने कहा महाराजगंज का मामला, उसको छोड़कर सब में नोटिस दिया गया है। ठीक है। इसी वजह से आप देखिए कि 7.5 साल से ये कार्रवाई चल रही है, एक भी कोई कोर्ट नहीं गया कि हमारे साथ अन्याय हो गया। और कोर्ट कुछ कौन से मामले में आपने देखा है कि सरकार ने एक्शन लिया हो और कोई कोर्ट न जाए? तुरंत भाई, यहां तो आतंकवादियों के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ऐसा अत्याचार हो रहा हो 7.5 साल से और कोई बोले नहीं, कई हजार एकड़ और ये भी पिटीशन जो है जमीयत की थी, किसी विक्टिम की नहीं थी कि वो गया हो कि भाई हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो गया, ये सरकार अत्याचार कर रही है, कानून तोड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरोप क्या लगते हैं जो दिखाई देते हैं मोटे तौर पर कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा हो रहा है। तो भाई जो अपराध करेगा तो ये देखा जाएगा कि अगर मुसलमान है तो छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जो अपराध में ज्यादा लिप्त पाया जाएगा उसी के खिलाफ। और ये होता है कि भाई आपको उसी समय क्यों याद आया कि जो है इनका ये अतिक्रमण था। हाँ, तो किसी को भी, डीजीपी साहब बैठे हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, कोई भी अगर किसी मामले में आरोपी बनाया जाता है तो उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाती है। इसके पीछे कभी केस रहा है, कभी शिकायत रही है, इसने कभी कोई गलत काम किया, इसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट हुई है, एफआईआर हुई है, किसी और अपराध में तो नहीं पाया गया है। ये सब उस समय तलाशा जाता है। ऐसा नहीं पुलिस 24 घंटे जो है, ठीक है सर, प्रदेश के या देश के सारे नागरिकों का जो है ये तलाश कर रही है कि इसके खिलाफ कोई केस है कि नहीं। जब ऐसा मामला आता है तो तभी होता, तब पता चला कि इसने अतिक्रमण किया है तो एक्शन हुआ। एक्शन के लिए जो भी प्रोसीजर है लीगल वो फॉलो किया गया। अच्छा देखिए, बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, जो विपक्ष है या बीजेपी, खासकर योगी जी के जो विरोधी हैं, वो खुश इस बात से हैं कि इस योगी के पर कतर दिए। ये भी एक बड़ी बात है कि एक फैसले को आप सीधे जो किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या नेता पर नहीं है,
आप सीधे उसको उससे जोड़ करके देखिए देखिए। पिछले क्योंकि 7 साल में अगर किसी ने हड़पाई हुई जमीन को रिकवर करा है वो सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ ने करीब 70,000 एकड़ जमीन यूपी में रिकवर करी है। और वो जमीनें कौन सी हैं? अतीक अहमद ने बड़ा बिल्कुल सुप्रीम जो वहाँ का हाई कोर्ट है उससे 1.5 किलोमीटर दूर अपना बंगला बना रखा है। बिल्कुल सबको पता है, ओपनली पता है कि ये जमीन नजूल की ज़मीन है, SC/ST की ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है। अतीक अंसारी ने उस पर मुख्तार अंसारी ने होटल चलता था, चल रहा है सालों से, होटल चल रहा है वो ज़मीन पे है। हमारे यहाँ तो देखिए यहाँ पे फार्म हाउस तोड़ दिए नोएडा में, वो तो मुसलमानों के नहीं थे। तो अगर आपने रिकवर करना, और ये पुराना मामला है, अगर आप गोरखपुर में जाएं योगी आदित्यनाथ से पुराना मतलब प्री CM, तो वहाँ पे तो उनका ये बिल्कुल फॉर्मूला है कि अगर मुझे कोई गुंडा मिला तो देखो इसका आर्थिक तंत्र चलता कैसे, इसका मैं आर्थिक तंत्र काटूंगा तो ये 50 लड़के 100 लड़के रखता कैसे, या असला मुआने का पैसा कहाँ से आता है, तो काम टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये उनका पुराना फॉर्मूला है कि आर्थिक तंत्र पे आदमी के चोट करो। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि नोटिस पहले से जा रखे हैं, ऐसे बार कई बार अखिलेश की गवर्नमेंट में नोटिस जा चुके हैं, लेकिन नोटिस तो ना आदमी बेचता रहता है, एक प्रक्रिया है, लेकिन उस पर फाइनल एक्शन नहीं, अल्टीमेट ये काम वो जिसको कहते हैं फाइल का पेट भरना। ऐसे कई बार तो ऐसा हुआ अखिलेश जी के टाइम पर नोटिस गए हैं, सरकारी अधिकारी करता रहता है, लेकिन किसी ने तोड़ा नहीं, तो उन्होंने क्या चस्पा करा 15 दिन में तोड़ दिया। नहीं तो कैसे हो सकता है? जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि आज आदमी पकड़ा गया 5 दिन में हुआ और वो कोर्ट में भी नहीं गया, क्यों नहीं गया? उसे पता है कि नोटिस तो मुझे आ चुका है और नोटिस की कॉपी फाइल में हुई है, फाइल में लगी हुई है वो। तभी ये किसी पर्टिकुलर केस पे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये केस आपने गलत करा, और जो एक आध केस गलत होगा वहां पे वो अधिकारी सच में पकड़ा जाएगा। अधिकारी खुद मेक श्योर करता है कि वो 3 नोटिस गए हैं क्या, सारे कागज, नहीं तो खुद नहीं तोड़ने जाता। DMSP जब जाते हैं साइट पे किसी बड़े मामले में, तो DMSP को साइट पे जाना पड़ता है, वो लोग जाते ही नहीं है साइट पे अगर उनके पास वो 3 नोटिस या जो भी कार्रवाई नहीं हुई। तो एक जनरल गाइडलाइन है, जैसे सर ने कहा पुराना अर्बन जो मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइंस में, उस गाइडलाइन को रिट्रेट कर दिया, अच्छी बात है। अब से कहा जाएगा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसी गाइडलाइन के अंदर इनका घर तोड़ा गया। सर तो बड़े खुश थे फैसले से जब जवाब मिले। मैं तो खुश तो ही, अब स्ट्रक्चर हो गया। अभी तक जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, आप ही की तरह के बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे बैठा था, वहां पर एक चांसलर महोदय, जैसे हम लोग केवल संविधान से काम करते हैं, बस हमने कहा इसी बात का तो हमें पीड़ा और दुख है। आप समझते हैं कि पुलिस केवल असंवैधानिक कार्य करती है, पुलिस केवल लाकानूनियत और गैर कानूनी काम करती है। मेरा निवेदन है बहुत ही विनम्रता के साथ कि हमारा कमिटमेंट और समर्पण संविधान के प्रति किसी से 19 नहीं 21 रहता है, क्योंकि हम तलवार की धार पे चलते हैं। एक चूक जब होगी तो आप ही ताली बजाकर कहेंगे हाँ बड़े तुर्रम खा 30 मार खा बन रहे थे। उसका मौका वो सुख हम आपको देने वाले नहीं हैं। और आपकी इतनी आलोचना के बावजूद अगर कुछ अच्छा काम हुआ है, 70,000 एकड़ जमीन अगर प्राप्त की गई है, तो कुछ न कुछ तो अच्छा काम हुआ ही होगा, कुछ न कुछ तो होमवर्क हुआ होगा। आज की जागरूक जनता और उससे भी ज्यादा जागरूक मीडिया कोई बख्शने वाला नहीं है। आप एक छोटी सी त्रुटि कीजिए, उसका तिल का ताड़ बना करके जो कि किया गया, ये बात तो सही है। खुद सोचिए, इतने सारे घर अगर टूटे होते और इतनी सी भी गलती होती तो आपको ये जो मीडिया है, जो यूट्यूबर लेके घूमते हैं, वो क्या आपको छोड़ते क्या? स्पेसिफिक्स में केस पता होता, उसके पेपर हमारे पास होते, स्पेसिफिक्स में आते हैं। यानी कोई कुछ क्यों नहीं कर पाया 7 साल से, एक केस को भी क्यों बुलडोजर उसकी माला जप रहे, बुलडोजर जो न हो गया, एक जो है संपुट हो गया, जैसे होता है कि आज रामायण के पाठ में ये संपुट रहेगा मोर सुधार, तब ये बुलडोजर एक संपुट हो गया। बुलडोजर एक परिवर्तन देखना है तो अभी हमारे एक मित्र मथुरा से लौटे, तो उनका कहना था वृंदावन में परिक्रमा का समय, परिक्रमा होती है, बोले कि रात में 1 बजे 1:30 बजे औरतें गहनों से लदी हुई परिक्रमा कर रही हैं गोवर्धन पर, किसी को कोई चिंता नहीं। कानून व्यवस्था ये होती है। एक बार अटल जी ने कहा था कि असली कानून व्यवस्था का टेस्ट ये है कि आधी रात को कोई महिला गहनों से लदी हुई जा रही हो और उसको कोई चिंता ना हो कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आप इससे पहले गुजरात में दिखाई देता था, आप वहाँ चले जाइए नवरात्र के दिनों में, देखिए कोई किसी महिला के शरीर पे 100 ग्राम से कम सोना होगा ही नहीं, कम से कम। और रात में 12 बजे 1 बजे तक गरबा चल रहा है, उसके बाद घर जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। वो स्थिति आई है उत्तर प्रदेश में, जहां अंधेरे के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद, लोग अपने जानवर को बाहर नहीं जाने देते थे। इंसान की बात छोड़ दीजिए, लड़कियों की बात छोड़ दीजिए, लड़कों के लिए माँ बाप चिंतित रहते थे कि शाम हो गई घर नहीं लौटा। तो कहां से, देखिए ये तो तुलनात्मक होता है ना कि क्या थी स्थिति और क्या अब है। ये तुलना करेंगे तभी तो आपको अंतर जो है तभी दिखाई देगा ना। तो ये जो बुलडोजर है उसने एक तरह से त्वरित न्याय की बात कही जा रही है, लेकिन न्याय के प्रति आस्था जो है, कानून व्यवस्था के प्रति आस्था, और सरकार जिसको हमने चुना है, हमने इसीलिए चुना है कि वो हमारी सुरक्षा करेगी,
वो हमको बुरे लोगों से बचाएगी और हमको अपना जीवन निश्चिंत होकर जीने का, शांतिपूर्वक जीने का जी। अवसर देगी। तो बुलडोजर उसका प्रतीक बन गया है, दो चीजों का, एक अपराध के विरोध में, एक विकास का, दोनों का प्रतीक जो है बुलडोजर बना है। सर अब थोड़ा सा बुलडोजर से आगे बढ़ते हुए बात करें, जैसे मैंने आपको कहा बुलडोजर का फैसला है तो सबने योगी को निशाने पर लिया। अभी आप महाराष्ट्र झारखंड का इलेक्शन देख रहे हैं, इतने अनुभवी लोग हैं, आपका कद कहां पहुंच चुका है या कितना हो चुका है, ये इससे भी पता चलता है कि कितने विरोधी आपके सामने खड़े हो गए, कौन कौन से विरोधी आपके सामने खड़े हो गए। ये इस इलेक्शन में बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो योगी जी का नारा बटों के तो कटोगे अलग अलग संस्करणों में संस्करणों में उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया, institutionalized है वो तो। वो हो गए। अब वो बीजेपी की सेंट्रल थीम है और मुझे तो लगता नहीं कि केवल चुनाव तक के लिए ये आगे लंबा भी चलने वाला है। आप देखिए सब पूरी पार्टी की लकीर वो बन गई। एक बात सामने से भाई वहां प्रचार तो सब कर रहे हैं, निशाना किस पर है सबका, योगी आदित्यनाथ। वो भी पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी इस नाम लेके कह रहे हैं। वो एक बड़ा मुझे लगता है कि मतलब ऐसा पहलू है जिस पर बात होनी चाहिए। खड़गे साहब को अचानक योगी जी क्यों नजर आ गए, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ ये। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन बटेंगे और रोज हो रहा है ये। कटेंगे का तीर जो है बिल्कुल निशाने पे लगा और उसका दर्द हो रहा है। 7.5 साल से मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और पिछले 24 साल से राजनीति में हैं, सांसद हैं। तो आपको कभी याद नहीं आई उनका भगवा वस्त्र कभी नहीं दिखा। एग्जैक्टली। तो आज ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब वो बोलने में ऐसा होता है, कई बार आप ज्यादा बोल जाते हैं। बोलने में उन्होंने बोल दिया कि मेरी माँ को जिंदा जला दिया गया, घर जला दिया गया और मेरे चाचा को जला दिया गया। तो योगी जी ने पूछा किसने जलाया, ये भी तो बताइए। निजाम के लोगों ने जलाया, ये बोल नहीं सकते, उनके एजेंडे में ये फिट नहीं होता है। वो तो कह रहे तो मैं नहीं बताऊंगा किसने जलाया। नहीं, हाँ, इसीलिए उन्होंने खेल खेला फिल इन द ब्लैंक्स का। हाँ, लोगों ने भर दिया। तो उस ब्लैंक को जो है योगी जी ने भर दिया कि किसने जलाया। वो इसको खाली छोड़ना चाहते थे कि मैं दलित हूं, सवर्णों ने मेरे साथ ऐसा किया होगा, ये धारणा बन जाए। उस धारणा को बनने नहीं दिया, तो वो एक तरह से उनके ऊपर उल्टा पड़ा। तो योगी जी रोके रुक नहीं रहे, ये क्या है ना। योगी जी की बात नहीं है, ये जनमानस की बात है। जनता को जो पसंद आ जाए। आप 2013-14 को याद कीजिए, बीजेपी की टॉप लीडरशिप खिलाफ मोदी के, पार्टी के उस समय के तत्काल नहीं, उससे पहले जो अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी, वो खिलाफ, सहयोगी दलों में सबसे बड़ा जो सहयोगी दल नीतीश कुमार का जेडीयू, वो खिलाफ। उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया इस पर कि आप घोषणा कीजिए कि ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, घोषित करेंगे। अगर आप इसका आश्वासन भी नहीं देते हैं तो हम अलग हो जाएंगे। अलग हो गए। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में बीजेपी के क्या हुआ, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, सार्वजनिक बात है जी। संघ में भी ऐसे लोग थे जो पक्ष में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद क्यों नरेंद्र मोदी के पक्ष में फैसला हुआ? क्योंकि जनता चाहती थी। ये बात राजनाथ सिंह ने कही नीतीश कुमार से कि अगर हम चाहें भी तो इसे रोक नहीं सकते। अगर हमने नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित न किया तो हमारा कार्यकर्ता हमें मार डालेगा। उस समय जो है सरसंघ चालक से स्वयंसेवक सवाल पूछने लगे थे कि नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। तो जब एक बार जनता मन बना लेती है, मुझे तो अपने गांव का याद है, उस समय चाय की दुकान पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता कोई नेता कोई दिख जाए तो लोग कहते थे कि मोदी लाओ वोट ले जाओ। अच्छा। हाँ, कि मोदी अगर आएंगे तभी वोट देंगे। तो ये जो है एक पब्लिक इमेजिनेशन को कैच करना जिसको कहते हैं, वो योगी जी ने कर लिया है। ओके। अब पार्टी क्या फैसला करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना तय है कि लोगों के मन में योगी जी बस गए हैं। और एक नेता के लिए, बड़े नेता के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने राज्य की बाउंड्री को ट्रांसेंड करें। बहुत जरूरी है।
और बहुत मतलब अच्छी बात है। कर्नाटका का जो पिछला चुनाव था वहां पे एक जगह में जाना हुआ, मतलब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे खड़े थे जिनको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था। मैंने पूछा क्यों खड़े हो किसी के थ्रू, तो बाबा 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 को देखना है, मतलब केवल एक देखने के लिए। मतलब कल्ट फिगर आप कर्नाटका से लेकर मणिपुर तक, जहाँ लोग उनकी हिंदी भी नहीं समझ रहे हैं, उनकी भाषा भी नहीं समझ रहे हैं, वहां भी लोग आ चुके हैं, क्योंकि उनके बारे में सुना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पिछले 7 साल से कैसे चला है। तो जैसे आपने कहा वो अपने स्टेट की बाउंड्री ट्रांसग्रेस कर चुके हैं। मैं थोड़ी सी प्रयास करता हूँ, और डीजीपी साहब अपनी मर्यादा के दायरे में बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर कभी नहीं निकलते हैं। सर आज थोड़ी सी पॉलिटिकल बात तो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं देश का नागरिक हूं, वोटर हूं। आप कैसे, मेरी महत्वाकांक्षाएं नहीं, राजनीतिक भले ही ना हो लेकिन देश के विकास के लिए तो ही है। सर्वश्रेष्ठ नेता, कर्तव्यनिष्ठ, वो निर्वाचित हो, ये मेरी भावना है, ये मेरी प्रार्थना है। योगी जी क्यों उपयोगी हैं देश के लिए? योगी जी उपयोगी यूं हैं क्योंकि आपने स्पष्ट सवाल किया, इसका स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। ऐसा राजनेता जो 5वें तल पे बैठे और उसका कोई सॉफ्ट कॉर्नर बाहुबलियों के लिए न हो और उनसे लाभान्वित न हो रहा हो, उनसे कुछ अर्थ की प्राप्ति न हो रही हो, ये बड़ा सुखद अनुभव होता है। और इसका उत्तर अगर आप देखें, आप जवाब मत दीजिएगा, अपने मन में ही उत्तर दे दीजिएगा, आपको समाधान मिल जाएगा। पिछले 20 सालों में, 25 सालों में ऐसे कितने मुख्यमंत्री हुए हैं जो बाहुबलियों से लाभान्वित नहीं हुए हैं? यूपी में तो कोई नहीं। तो आपको उत्तर मिल गया। क्या योगी जी लाभान्वित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो आपको उत्तर मिल गया। एक तेंदुलकर और एक गांव का गुल्ली डंडे का प्लेयर, तो आप किसका चयन करेंगे? एक तेंदुलकर और एक गांव का गुल्ली डंडा का प्लेयर। ये किसे कह रहे हैं गुल्ली डंडे का प्लेयर? थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि वो मतलब ना, बस होशियार को इशारा काफी है। लेकिन योगी जी का कद इतना विराट हो चुका है कि अब उनके सामने, जैसे तेंदुलकर का मैंने नाम लिया, विराट कोहली का नाम लिया, तो कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। हम कुछ अब गांव के छोटे मोटे गुल्ली डंडा के प्लेयर्स जो हैं, अब वही बरगद गमले में उगने वाले बरगद का मुकाबला करेंगे। आप खुद सोचिए सौरभ जी कि आपका कद इतना ऊंचा हो जाए, सत्यनिष्ठा आपकी, सचरित्र आप, आर्थिक निष्ठा और आर्थिक ईमानदारी आपके साथ, जनाधार आपके साथ, चरित्र बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक, और जनता को कैसा नेता चाहिए, यह हमें आप और बता दें। सर मैं बिहार में गांव में एक समाजवादी नेता है, अब किसी पार्टी में नहीं है उस तरह से, उन्होंने योगी जी के बारे में पूछा तो गांव के लोग रोने लगे। बोले कि भाई उस आदमी को चाहिए क्या, 2 मीटर कपड़ा ऊपर, 1.5 मीटर कपड़ा, 2 मीटर नीचे, 1.5 मीटर ऊपर, इसके अलावा उसको करना क्या? आप उनके परिवार की हालत देखिए, बताइए किस कोई पार्षद भी हो तो उसके परिवार की ये स्थिति हो सकती है क्या? क्या नहीं कर सकते थे अपने परिवार के लिए? कुछ नहीं किया। तो परिवार का मोह नहीं, परिवारवाद नहीं, जो सबसे बड़ा राजनीति में आरोप लगता है, कोई आर्थिक आरोप नहीं। 7.5 साल मुख्यमंत्री तो कोई नहीं रहा है उत्तर प्रदेश का लगातार, आजादी की बात से अब तक की बात कर लीजिए तो एक मतलब उनका बड़ा से बड़ा विरोधी भी जो है उन पर एक कोई आक्षेप नहीं लगा पाया। तो इससे आप देखिए कि मतलब अंतर क्या है, तुलना किससे, जो डीजीपी साहब ने कहा कि तुलना जो है आप किससे कर रहे हैं, जो कंपेरेबल हो उसी से तुलना कर सकते अखिलेश यादव से हैं। कर कोई रहे हैं है क्या? अखिलेश यादव से कर रहे हैं। आप देख लीजिए अखिलेश यादव, भाई योगी जी ने कभी कोई व्यापार तो किया नहीं, अखिलेश यादव ने भी नहीं किया, दोनों ने कभी कोई नौकरी नहीं की। दोनों के पास जो सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक आय का साधन यही है कि सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री रहे हैं तो उस रूप में जो भी उनको वेतन मिलता है वही है। योगी जी की संपत्ति उनके चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया है केवल वही देख लीजिए, और अखिलेश यादव की देख लीजिए, आपको कुछ और पता कहने की जरूरत नहीं। अखिलेश जिस घर में रहते हैं विक्रमादित्य मार्ग में, वो 26,000 स्क्वायर फीट का घर है। और योगी जी के अगर आप गांव में चले जाएं, जब उनकी किताब लिखने का, तो पंचूर गांव में आखिरी का 1 किलोमीटर आज भी आपको बाइक से जाना भी मुश्किल है, इतना ऊंचा नीचा रास्ता है। माता जी वहीं रहती थी, अभी भी वहाँ पे हॉस्पिटल में है, पिताजी वहीं रहे, छोटा सा मकान है, 3 इतना तो कोई कर दे, मतलब कोई वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का नेता वो भी नहीं लेते थे। ऐसा शायद बिरला ही होगा, कोई बिरला ही होगा जो उस हालत में वो छोटा पुराना टीवी लेके आज उस घर में रहते नहीं कर दे, नहीं किसी और की करने की हिम्मत नहीं हुई। अरे दूसरी बात, डीजीपी साहब ने बड़ा साफ साफ अभी बता ही दिया आपको कि भाई लोग क्यों पसंद करते हैं किसी नेता को, उन्होंने बहुत सारी खूबियां उसकी पता नहीं। सर दूसरी एक ये अलग चीज है, लोग किसी नेता को सुनते कब हैं, इसलिए मैं महाराष्ट्र के इलेक्शन पर आना चाह रहा था।
अब मैं इनके कुछ जो इन्होंने डायलॉग कहे हैं अपने, जब वो पढ़ रहा हूँ सीधी सीधी बात है। आज उन्होंने कहा कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं है, समाजवादी पार्टी रामद्रोही पार्टी है। ऐसे आरोप ये कोई नए नहीं है, कोई भी लगाता है, बीजेपी के लोग तो आम लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो बात बड़ी गंभीर नजर आने लगती है। जो लोग भारत के अंदर रहकर भारत को गाली देंगे उनको उसी यात्रा पर भेजेंगे जिसके वो हकदार हैं। कह भी दिया और कुछ भी नहीं कहा, कोई शब्द ऐसा तो इस्तेमाल किया नहीं उन्होंने। याद रखना, बटेंगे तो गणपति पूजा पर हमला होगा, बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो काट सके। एक लाइन, एक उनका डायलॉग और पढ़ रहा हूं, मुझे ये सबसे पावरफुल लगा और आज के सब्जेक्ट से भी जुड़ता है। सरकार का मतलब समाधान है, समस्या नहीं। आप मुझे समाधान दो। आदमी चाहता क्या है? जाहिर है, Yeah. और बुलडोजर भी सरकार उसी इसीलिए तो चुनी है और बुलडोजर भी उसी कि समाधान हमारी का जो समस्याएं हैं उनका समाधान पेश कीजिए आप। तो सर, आज नेता की क्रेडिबिलिटी कैसे पैदा होती है? जब निर्भीक और निस्वार्थ वक्तव्य ही नहीं देते, वचनम किम दरिद्रता, ढपोर शंख नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर योगी जी ने जो कहा उसको करके दिखाया है, ये एक बहुत ही रेयर मिसाल है कि जो कहा उसको करके दिखाया। और जब योगी होता है, जब योगाभ्यासी होता है तो चेतना समग्र हो जाती है। फिर जो कहता, वाणी में एक धार होती है, वाणी में एक टंकार होती है। मैं कुछ कह दूं, यही वाक्य अगर मैं कह दूं तो आप कह देंगे ढपोर शंखो, तुम्हारी बातों में कोई बल नहीं है, तेज नहीं है, तुम्हारी वाणी में ओज नहीं है। लेकिन जब सन्यासी कहता है तो उसकी वाणी में ओज होता है और वो हृदयस्थ होती है। फिर कंठस्थ नहीं करने की जरूरत नहीं है, वो हृदयस्थ होती है, हृदय को चोट करती है जाकर के। ये योग का विषय फिर कभी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक योगी कोई शब्द कहे और एक सामान्य व्यक्ति को कहे, कोई गृहस्थ कहे, वो इम्पैक्ट या उसका प्रभाव नहीं होगा। योगी जी ने जो उनका पास्ट रिकॉर्ड है, जो वर्तमान में करके दिखाया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और बाकी में अगर कहें तो राजनीति मेरा विषय नहीं है, मैं कटु भाषा, असंगत भाषा आपके पत्र कहना नहीं चाहूँगा। अगर वो कहे पूरब तो पश्चिम जरूर देख लीजिएगा। आपको सर, मतलब आपने इतने इस अलग अलग तरीके की सरकारें देखी और उनके अंडर आपने काम किया। एग्जीक्यूटिव तो जो आदेश सरकार का वो मतलब करेगा, पद पर बैठा व्यक्ति उस पर काम करेगी। आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किस बात ने किया योगी जी की? कोई एक बात आपको अगर लगी? मैंने योगी साथ काम नहीं किया, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जो मैंने देखा, जहां पर कुछ नागरिकों की बैठक हो रही थी, योगी जी जब आते हैं नोएडा तो कुछ लोगों को बुलाते हैं, पूछते हैं शासन प्रशासन कैसा चल रहा है। कि मैं बड़ा अंतर्तृप्त व्यक्ति हूं, मुझे कोई लालसा नहीं थी, लेकिन अब मुझे एक ग्लानि हो रही है, एक जिज्ञासा, एक प्रभु प्रार्थना थी, काश आप मुख्यमंत्री होते और मेरा सेवा काल होता तो मुझे मालूम पड़ता कि मेरी प्रतिभा का पूरा सदुपयोग आज हो सकता है। क्या बात, ये सबसे बड़ा एंडोर्समेंट है। ये बात आपने कही उनको? ये मैंने कही और सबके सामने कही। अच्छा, मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, न मुझे आपसे टिकट चाहिए, न किसी से कुछ चाहिए, न कोई पद चाहिए, न मेरी कोई राजनीति में। लेकिन मैंने कहा कि एक तरीके से जो स्वायत्ता आपने अधिकारियों को, डीजीपी को, थाना अध्यक्ष से लेकर सबको दी है, जिला अधिकारियों को दी है, ये अवसर ऐसा है, इसको कहते हैं रोहिणी नक्षत्र, जब वाकई भाग्योदय हो सकता है प्रशासन का। गजब। इसका मैं अगर इनवर्स पहलू निकालूं, मतलब कितना दबाव में काम करता होगा सिस्टम? क्यों नहीं? दबाने क्यों वाला नहीं? है तो बिल्कुल। आप जी भाई मुख्तार अंसारी के यहाँ से एलएमजी पकड़ी जाए, देखिए, जो अफसर हाँ, और शैलेंद्र सिंह वो भी आर्मी की चोरी की हुई, अपनी भारत और उस पर एक्शन होने की बजाय जो अधिकारी ये काम करे उस पर एक्शन हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? उसका कैरियर खत्म कर दिया जाए। हाँ, उनको तो शायद उन्होंने तो फिर मतलब फिर सर्विस ही छोड़ दी थी जी ना। हाँ जी, फिर वीआरएस अब जाके केस हटा, केस भी अब जाके हटा योगी सरकार में। कितने वो केसेस अभी जब मुख्तार अंसारी मरा है उसके बाद उनकी सारी कहानी फिर से दुनिया के सामने आई, वरना तो आदमी बिल्कुल वो खत्म हो चुका था। तो क्या आपकी नजर में क्या है सर कि महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, असम में भी, सब जगह योगी को लोग क्यों सुनना चाह रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं मेरी नजर में। एक, बोलने वाले की निष्ठा क्या है। अगर वो ईमानदारी की बात कर रहा है तो क्या उसका जीवन में वो उस तरह का आचरण करता है क्या? अगर वो हिंदुत्व की बात कर रहा है तो क्या हिंदुत्व उसके लिए केवल जो है एक पॉलिटिकल टूल है या रणनीति है, या उसमें विश्वास है उसका, उसके अनुसार उसका जीवन है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है डेमोक्रेसी में, जनता क्या सुनना चाहती है किस समय पर। अगर देखिए, टाइमिंग का बहुत महत्व है राजनीति में। अगर आप उस समय वो बात कहते हैं जो लोगों के दिल में होती है, जो सुनना चाहते हैं, तो जो बात अभी डीजीपी साहब ने कही कि हृदयस्थ हो जाती है, हृदयंगम कर लेते हैं लोग,
उसको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्थिति होती है। वही हो रहा है योगी जी के साथ, कि जो इस समय देश में वातावरण है उसमें लोग जो सुनना चाहते हैं वही योगी जी बोल रहे हैं, और जो योगी जी बोल रहे हैं वो उसमें उनकी निष्ठा है। तो ये इसमें कहीं कोई जो है क्लैश नहीं है, कोई टकराव नहीं है कि हमारे मन में तो कुछ और है, जबान पर कुछ और है। इतना लंबा जो है सार्वजनिक जीवन का उनका आचरण है, सबके सामने है, चाहे वो सांसद के रूप में रहे हों और चाहे जो अभी 7.5 साल से मुख्यमंत्री के रूप में, सबके सामने है, कुछ छिपा हुआ नहीं है, कोई निजी संपत्ति नहीं है। कोई आरोप नहीं लगा सकता कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने परिवार के या अपने रिश्तेदार के को या अपने दोस्त को उन्होंने ये दे दिया, ये कर दिया। कोई ऐसा उद्योगपति नहीं है जो ये दावा कर सके कि हम उनके बहुत करीब हैं। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हम कोई भी काम करवा सकते हैं। आप बताइए देश में ऐसे कितने नेता हैं? तो इसलिए जो है इस सब का असर ऐसा है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है तो बड़े समझदार हो गए हैं। मेरा मानना है कि गांव का आदमी जो कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, उसकी जिसको कहते हैं कॉमन सेंस, सहज बुद्धि, वो पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा होती है। वो ताड़ लेता है कि कौन नाटक कर रहा है और कौन असली है। तो सही और गलत का, अच्छे और बुरे का, वास्तविक और जो है अवास्तविक, उसका जो है अंतर वो तुरंत पहचान लेता है। तो इसलिए योगी जी को जो है अपना कोई प्रचार इस तरह से नहीं करने की जरूरत पड़ी है कि हमारा नाम हो जाए, हमको लोग जान जाएं, हमारी बात पहुंच जाए। वो जो बोलते हैं वो जो है माउथ पब्लिसिटी के जरिए ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है बजाय किसी संचार माध्यम के। तो वो जो कह रहे हैं वो मतलब बनावटी नहीं है, या मुझे भाषण देना है तो आज कोई अच्छे डायलॉग लिखो, बढ़िया मजा आना चाहिए सुनने वाले को, वैसा नहीं है। लोग देखते हैं कि यहां से निकल रहा है या यहां से निकल रहा है। यहां से निकल रहा है तो फिर उस पर कोई संदेह नहीं होता। यहां से निकल रहा है तो फिर वो ताड़ने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी दूर तक जाएगा, कब तक टिका रहेगा, ये सच में बोल रहा है, आज बोल रहा है, कल याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, आज ये बात कह रहा है, कल क्या बात कहेगा। योगी जी के मामले में ये सब नहीं है। जो बोला जिस रूप में, उसी रूप में लोगों ने ग्रहण किया। आप मानते महाराष्ट्र का इलेक्शन किसी एक सेंस में शायद कैंपेन, बीजेपी का कैंपेन योगी सेंट्रिक हो गया? वो तो हरियाणा से शुरू हो चुका था। हरियाणा में जो विरोधी ने बाद में भी लेख लिखे, उसमें कहा दिस इलेक्शन हैड अ योगी फ्लेवर, तो वहाँ से शुरू हो गया था। और तब ये स्टेटमेंट आ चुका था, कटोगे तो बटोगे, जो 36 बिरादरियाँ साथ आई। और महाराष्ट्र में बिल्कुल ही सेंट्रल थीम ही बन गया है। वहाँ तो थोड़ा लेट एंट्री थी, बिल्कुल सेंट्रल थीम बन गया। और जैसा प्रदीप जी ने कहा कि अब लोग भापने लगे कि भाई ये आदमी कह रहे, जब अब राहुल गांधी कहते हैं कास्ट सेंसस कराओ, कास्ट सेंसस कराओ, लेकिन लोग देख रहे हैं ना, भाई आपने कराया, आपने जारी नहीं करा। आपके 3 चीफ सेक्रेटरी हैं, वो तो सारे ऊंची जाति के हैं, आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कभी रखा नहीं। तो आप ये अब बार बार नहीं कर सकते आप, है ना, कि आप कहते रहेंगे। अब 24/7 सोशल मीडिया में आप बुद्धू बना के निकल जाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर तो राजीव गांधी जी का पार्लियामेंट का भाषण निकाल के रख दिया, तो सब निकल आएगा, सब निकल आएगा। और बच्चे निकाल दे रहे हैं। कोई पार्टी को भी जरूरत नहीं पड़ रही, भाजपा को भी जरूरत नहीं पड़ रही निकालने, कोई तो ट्विटर में निकाल के डाल देता है। अब जो उन्होंने नया कहा कि भाषण, नेहरू जी की चिट्ठी जो मुख्यमंत्रियों को लिखी आरक्षण के बारे में, सब कुछ जो है पब्लिक राजीव, मुझे भी नहीं पता था इनफैक्ट, मतलब ये तो मालूम था कि भाई राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था जब वीपी सिंह लाए थे, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी लिखा क्लियर है कि भाषण में कि आप इसमें ओबीसी के साथ पिछड़े मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, इसमें अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं ले रहे हैं आप। बिल्कुल। तो आज जब बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा भाषण आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देंगी, उनके पास एक सबूत है कहने के लिए। इनके राहुल गांधी जी के पिताजी इस बात को कह चुके हैं। भाई रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो बनाया मनमोहन सिंह की सरकार ने, उसने 10% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी थी, इसी के लिए बनाया गया था उसको। तो कांग्रेस ने क्या क्या किया है, मतलब बीजेपी के बारे में जो कहा जाता है कि ये ऐसा कर सकते हैं, कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा है वो ऐसा कर चुके हैं। दोनों में बहुत अंतर है। एक आप अनुमान लगा रहे हैं, एक आप तथ्य सामने रख रहे हैं।
योगी जी का जहां तक सवाल है, मुझे तो एक बयान सर उनका नहीं भूलता। तौकीर रजा एक बरेली के मुस्लिम क्लेरिक हैं। जी हाँ, जी हाँ। और बहुत विवादित बातें कहते हैं, अभी बहुत कुछ उन्होंने कहा है कि अगर 1% नौजवान सड़क पे उतर आया हाँ। तो मोदी जी को पसीने छूट जाएंगे, रूह कांप जाएगी जी, तुम्हारी, रूह कांप जाएगी। अगर हमारे नौजवान जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो। उनको रोक रखा है हमने। उस आदमी ने भी योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा एक बार कि कुछ एक बातें छोड़ दीजिए तो योगी जी तो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। ये आपके सो कॉल्ड विरोधी के मुंह से आना जी। वैसे तौकीर रजा को मैं बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं, तो पहली चीज कौन किसका पसीना बहाएगा, अभी तौकीर रजा को अपने को रिफ्रेश कर लेना चाहिए। ज्यादा बड़बोलापना उनको शोभा नहीं देता है। एक चौकी इंचार्ज काफी उनका पसीना निकलवाने के लिए, इसलिए सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, 72 छेद हो। तो मेरा मशवरा होगा तौकीर रजा साहब, आप गद्दी नशीन हैं, अपनी इज्जत आपके हाथ में, ऐसा कोई काम न कीजिए कि आपकी इज्जत के ऊपर कोई आंच आए। एक चीज। दूसरी चीज, अगर उन्होंने कहा है तो कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने वही कहा जो ही यथार्थ है, जो कि सत्य है और जग जाहिर है। तो ये जो आरोप योगी आदित्यनाथ पर, आज हमने बुलडोजर पर बात की तो बहुत से लोगों ने, ओवैसी साहब ने, जितने लोगों ने कहा कि भाई मुसलमानों को आप टारगेट कम से कम बुलडोजर नहीं करेगा। आपको लगा योगी आदित्यनाथ कभी परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए, मुसलमान भाई मुसलमान है तो यहां तो बुलडोजर चलाओ ही चलाओ, सवाल ही नहीं उठता है। जितना निष्पक्ष और जितनी एक रूपता के साथ योगी जी का प्रशासन चलता है, वही तो हमने कहा, एक निहित स्वार्थ की एक ऐसी दुकानें चल रही हैं जो कहां से, न्यूयॉर्क से फेक न्यूज, डी फेक न्यूज और लाला करके, और अगर जिसे कहते हैं कि 100 किलो जब जमा देंगे कि आप व्यक्ति नहीं आप भैंस हो, तो 100 बार आप कहेंगे नहीं, और एक से कि मैं तो भैंस हूं, मेरी सींग कैसे निकलेगी यहां से। ये मैं फिलॉसफी का आपको बता रहा हूं। वो कह देंगे वाकई ये मुसलमान विरोधी। और सौरभ, जितनी जमीन रिकवर करी गई उसमें 30 से 35% ही मुस्लिम लोगों से करी गई। वो अलग बात है कि मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि अगर वो आबादी में 15-20% है तो वो क्रिमिनल जनसंख्या में वो 35 से, वो उनके उलमा को सोचना चाहिए। लेकिन वो जो करीब 60-65% जमीन है वो गैर मुस्लिम लोगों से रिकवर करी गई है। सर किसी भी बड़े नेता के एडवाइजर होते होंगे, किसी भी बड़े नेता को लोग ये बताने वाले होते होंगे भाई अब आपका अगला कदम या आपका अगला लक्ष्य ये होना चाहिए, पब्लिक ये ऐसा चाहती है, हमको ऐसे करना चाहिए। इनके इर्द गिर्द हैं ऐसे लोग? नहीं, देखिए, 2 तरह के नेता होते हैं। एक जो सलाह, बल्कि 3 तरह के, जो सलाहकार जो बोलते हैं वही बोल देते हैं। दूसरे नेता होते हैं सलाहकार की बात सुनते हैं और उसको फिर अपने हिसाब से बदल कर जो है वो फिर सामने रखते हैं। तीसरे नेता ऐसे किस्म के होते हैं जिनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको ठीक समय पर सही तथ्य देने की जरूरत है, जो उनको हो सकता है पूरा न याद हो सकता आंशिक रूप से याद हो, और तो उस समय उनको जो है बताने से, तो वो क्या चाहते हैं, अगर ऐसे सलाहकार हैं जो ये समझ जाएं कि वो चाहते क्या हैं, तो फिर उस सलाहकार काम के हैं, नहीं तो किसी काम के नहीं। तो योगी जी को ऐसे सलाहकारों की जरूरत नहीं है। योगी जी को ऐसे लोगों की जरूरत है सलाहकार के रूप में जो उनके बोझ को थोड़ा हल्का कर सके। कैसा बोझ? बोझ ये कि अगर किसी विषय पर वो कोई रिसर्च चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, कोई ऐतिहासिक संदर्भ चाहते हैं, तो वो खोज कर दे दिया जाए, बाकी काम वो खुद करेंगे। मतलब यहां पर क्लैरिटी है। यहां जब आप स्पष्टता नहीं होती है तब आपको बहुत ज्यादा सलाहकारों पर निर्भर रहना पड़ता है, और यहां जब कुछ ना हो तो केवल सलाहकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। योगी जी, आप मतलब उनकी छवि तो लॉ एंड ऑर्डर और बुलडोजर ये बन गई, या हाफ एनकाउंटर या फुल एनकाउंटर लोग कहने लग गए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की विशेषताएं क्या है? वो शायद ज्यादा आती नहीं सामने। देखिए, मैंने तो अपनी जो सबसे कम आती है उनका जो प्रशासन का पक्ष है, विकास को लेकर उनका जो विजन है। आज देखिए आप, नोएडा कहां से कहां पहुंच गया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यहां तक ले जाना, जिस तरह से एक्सप्रेसवे, अभी मुश्किल से 1 साल और लगेगा ज्यादा से ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन जाएगा उत्तर प्रदेश। पूरे भारत के 40% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में होंगे। 1 साल बाद 1000 किलोमीटर और निकलने वाला है। देश का सबसे बड़ा, एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, जो मैं इससे उनका श्रेय कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन
आपको केंद्र का भी तो इसमें सहयोग चाहिए ना। नहीं सेंटर नहीं, के बिल्कुल चाहिए। आज मोदी सरकार भी यूपी में इन्वेस्ट कर चाहती है, ये काम हो। करना चाहती है, लेकिन आपके पास विजन तो हो भाई। सवाल ये है कि आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगली बार चुनाव कैसे जीतना है, तो ये सब बातें आपके मन में नहीं आएंगी। जिसको भी चुनकर भेजा जनता ने, उसको अवसर दिया। तो ये जो जिस नेता में विजन होता है, वो हो सकता है पूरा काम ना कर पाए, लेकिन शुरुआत तो करेगा ही, और उसी से पता चलेगा कि उसका विजन क्या है। अगर अपने प्रदेश को लेकर या देश की जिम्मेदारी है तो देश को लेकर आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का विजन नहीं है, तो और चीजें छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश का बजट देख लीजिए। बिल्कुल। कर्ज किस तरह से कम किया है, 2 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ पहुंच गया बजट में। तो और जीडीपी किस तरह से बढ़ा है। तो ये ऐसा थोड़ा है कि उन्होंने बुलडोजर चलाया इसलिए जीडीपी बढ़ गया। जैसे अभी आपने बताया कि मतलब ये आपकी एक इच्छा तो रही कि मतलब अगर योगी जी के साथ काम करने का मौका मिलता इतनी आज़ादी के साथ, तो वो एक अलग अनुभव होता। कभी ये भी लगा आपको कि भाई किसी अफसर को जो है महाराष्ट्र का ऑर्डर मिल गया, देखो मुंबई का कमिश्नर बन गया, महाराष्ट्र का डीजीपी बन रहा है, सो कॉल्ड ऐसे स्टेट जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं। अभी यूपी तो बेमारू रहा ना बहुत लंबे अरसे तक। कभी ये भी लगा कहाँ यार मैं कहाँ यूपी से अच्छा कोई काडर नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी सौरभ जी की। पुलिस मैं कमिश्नर हो पूछ रहा हूं सर। जाए डीजीपी नाराज कर दिया आपने। उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश, उसका वो गौरव है जो अपने स्टेट प्लेन से जब जाता है नेशनल पुलिस एकेडमी, तो लोग कहते हैं सर रुतबा हो तो विक्रम सिंह ऐसा हो। अब यूपी डीजीपी कोई हल्का ना समझे, पुलिस कमिश्नर वगैरह पानी भरते हैं यूपी डीजीपी के आगे। लेकिन मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी कि मैं डायरेक्टर रॉ बन जाऊं और डायरेक्टर आईबी बन जाऊं। मैं बड़ा तृप्त और संतुष्ट व्यक्ति था, लेकिन उस दिन मेरे उत्कंठा थी काश योगी जी मुख्यमंत्री होते और मैं चाहे एसएसपी ही क्यों ना होता। तो अगर एसएसपी होता तो मैं वो करके दिखाता। और मैंने अपने को हमेशा 24/7 100%, लेकिन मैं 200% डिलीवर करता अगर योगी जी का दिया हुआ इकोसिस्टम, अगर उसमें मुझे काम करने का अवसर होता। दिलताज सर ने जो बातें कही थी इससे आगे तो हम लोग क्या ही कहें। सर बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। विक्रम सिंह जी बहुत धन्यवाद। सर प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका। शांतनु जी बहुत आपका धन्यवाद। अब योगी जी उपयोगी थे, ये तो योगी मोदी जी बोल चुके हैं, यहाँ लिखा है महाउपयोगी हैं। अब योगी जी को कौन रोक पाएगा, आगे वाला वक्त आप देखिए सब कुछ बताएगा। आज इतना ही कॉफी पर कुरुक्षेत्र में।